हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं लिबर्टी पेपर सेट का फोर्थ सेट, जो कि जुलाई 2023 का पेपर है। और इसमें फर्स्ट 3 सेट हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। तो आज हमारा जो टारगेट है सेट 4 का डिस्कशन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन बनाने का तरीका हमारा सेम पैटर्न होगा कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना, वो आपसे बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है बायोमोलिक्यूल से, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दिया है और एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। अगर आपने एंजाइम थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। इसका जो आंसर बनेगा डी। तो थोड़ा सा एंजाइम की और डिस्कस कर लेते हैं, और एंजाइम से क्या पॉइंट बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंजाइम जो होते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सर लगभग जो पहला पॉइंट है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, ठीक है। ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, लगभग जितने भी एंजाइम हो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, है ना। स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ऐसा नहीं कैटलिस्ट में प्लेटिनम पीडी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपको सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाना है, तो वहाँ पर एंजाइम जो चलेगा दैट इज इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे तो ही आपका काम बनेगा। इसी तरह से अगर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, वहां पर जो एंजाइम होगा दैट इज माल्टेज। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। इसके अलावा इसमें आगे और भी देखेंगे कि एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऐसे एंजाइम को बोलते हैं जो एक को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेज। और एक पॉइंट और यहाँ से बन सकता है कि जैसे मान लीजिए सुक्रोज का अगर मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। और सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये सबको पता है। अगर मैंने इसमें एंजाइम नहीं किया, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है 6.22 किलो जूल पर मोल लगेगा। बट अगर मैंने एंजाइम का यूज किया इस रिएक्शन में, वही एनर्जी 2 पॉइंट कितना 2.15 किलो जूल पर, मतलब एंजाइम क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट हैं एंजाइम से रिलेटेड जो आपको आने वाले एग्जाम में एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि, ठीक है, वो क्या दिया है कि विच कंपाउंड इज एडेड इन पोटेशियम क्रोमेट टू इट चेंज कलर। तो डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, K2CrO4। और ये जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। और इसमें अगर आपने एसिड डाल दिया, इसका जो कलर है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट, मतलब K2CR2O7। बुक में आयनिक रिएक्शन दिया है, आयनिक मतलब Cr2O7-2। इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एसिड कौन सा है, ए ऑप्शन जो है वो एसिड है। एसिड में डालेंगे तो वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। और फिर से आपको इसमें येलो मिलाना है, तो इसमें क्या डाल दीजिए आप, बेस डाल दीजिए, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ओके, इसके अलावा और भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्रोमेट आयन CrO4 2-, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और डाइक्रोमेट की अगर बात करें, इसका भी ज्योमेट्री सेम होगा, टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, ये भी आप थोड़ा सा करके जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है रिएक्टिविटी से रिलेटेड, भाई कौन सा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेस देगा या ज़्यादा देगा, कितना बार कॉन्सेप्ट है।
तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, इसमें जो रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब अगर कार्बोनाइल कार्बन से बल्कियर ग्रुप ज्यादा लगे, बल्कि ग्रुप मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि भाई कार्बोनाइल कार्बन कहाँ है और उससे जो अटैच्ड ग्रुप है वो स्मॉलर है या फिर बल्कियर है। तो अब ऑप्शन को देखिए, देखिए यहाँ पर जो सीओ ग्रुप है, यहाँ से एक छोटा मोटा बेचारा हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इसमें देखिए दोनों मिथाइल है, इससे ज़्यादा ही है, इसमें फिनाइल बेंजीन आ गया, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गया और यहाँ पर ये दोनों आ गए। तो बताइए सबसे कम स्टेरिक इंडेंस कहाँ है? यस, ए आंसर। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा थर्ड का ए आंसर होगा इसका, जहाँ पर स्टेरिक इंडेंस कम है और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा है तो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड RX को बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। तो अगर आपने गैब्रियल पैथिलमाइड रिएक्शन सुना होगा, कौन से चैप्टर का भाई? अमाइन। तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड चेंज नहीं होता है और इसी में अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। अब जब बात उठी है तो इसके रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग आपका रिएक्टेंट होता है वो होता है पैथिलीमाइड। पैथिलीमाइड क्या होता है, अर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से NH। सबसे पहले इसको रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। इस कंपाउंड का नाम भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज पैथिलीमाइड। इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर, तो वाटर यहाँ से साइड में कल्टी मार लिया और फाइनल जो यहाँ से बनने वाला है ये ग्रुप है तो इसी के साथ चलने वाला है लास्ट तक, और यहाँ से N और K आ जाएगा। अब यहाँ से जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड जितना भी कार्बन का है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम होगा। यहाँ से भी एक्सचेंज ऑफर, ये चला जाएगा इसके पास, K आ जाएगा इसके पास, यहाँ से साइड से KX निकला और यहाँ से जो बनाया है ना ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से NR, इसको बोलते हैं N अल्काइल पैथिलीमाइड। अब फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, NaOH 2 मोल से करा देना है और बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से 2 H जो चला जाएगा NRH2, तो यहाँ से RNH2 और बाकी ONA को यहाँ कार्बन से चिपका दीजिए। तो फाइनली क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONA और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ONA। तो यहाँ से प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाते, इसे एरोमेटिक नहीं बना सकते क्योंकि एरोमेटिक बनाने के लिए आपको RX का एरोमेटिक यहाँ से अराइल हैलाइड चाहिए और यहाँ पर ये बॉन्ड डिफिकल्ट हो क्योंकि रेजोनेंस कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, सेकंड में रिएक्शन आपको याद है, यहाँ पर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड HCl या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr या फिर क्यूप्रस साइनाइड ACN से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन फॉर्म होता है, सेकंड मेयर बोलते हैं। और रिएक्शन भी NH3 है, मोनोलिसिस रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड पता ही है आपको। अमाइड को जब हम ब्रोमीन Br2 और 4 मोल के से कराते तो एक कार्बन कम का अमाइन फॉर्म होता है। ओके, इसका आंसर फाइनल बी आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज अ वीकेस्ट ब्रोस्टेड बेस। बेस की बात करें वो भी वीकेस्ट। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए ये एनिलीन है, वीक बेस है, फिलहाल ये बेसिक नेचर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी बेसिक नेचर, और यहाँ पे देखिए फिनॉल है, ये तो क्या होता है एसिडिक नेचर होता है। अगर मैं वीक की बात करूँ सबसे वीक बेस नहीं हुआ क्योंकि एसिडिक नेचर जब ज़्यादा है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बेसिक नेचर सबसे कम होगा। इसका आंसर आप सी करेंगे फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड टुगेदर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम इन पेंटोज सुगर न्यूक्लियोटाइड आर लिंकेज टू 5 एंड 3 ये आप ध्यान रखिए, यहाँ से ये लिंक होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर बोर्ड में। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है IUPAC नेम बताइए। इतना आसान सा IUPAC नेम है, इसका कैसे करते हैं। ये ईथर कंपाउंड है CH3CH, फिर यहाँ से CH3, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ से CH3। बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है। तो ये जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नंबरिंग कहीं से भी करो 1 2 3, तो दूसरे पे क्या लिखेंगे 2 पे आप लिखोगे मिथॉक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स लगाते हैं और जो स्मॉलर कार्बन है उसी के साथ अल्कोक्सी लगाते हैं। 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन है तो यहाँ से प्रोपेन। बताइए कौन सा आंसर होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो है सी आंसर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड। इस स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टेबलाइज बाई सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्ड। वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डीएनए में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। AGCT होते हैं 4 बेस, एडिनाइन ग्यूनाइन साइटोसाइन थायमाइन। और RNA में जो बेस होते हैं AGCU होता है। तो फर्स्ट 3 सेम है, यूरेसिल जो होता है अलग होता है। इसमें AG और CT के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कई बार पूछा है। और G की खास बात है ये इसको बाईसाइक्लिक होते हैं, और ये प्यूरिन इसको बेस भी बोलते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा करके जाएंगे। बाकी डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस आते हैं 2 नंबर में, वहां से भी आपको करके जाना है इसको, ठीक है। चलिए हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ न कुछ आंसर के अलावा सीखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हम एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करें, और यही कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस एमसीक्यू में बनने वाला है ना। और रट के जाने वाले हैं तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 9। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन विल नॉट गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन अमाइंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनने वाला है, अगर आपने हाफ मैन ब्रोमाइड साहब रिएक्शन को पढ़ा होगा तो उसमें एक कार्बन कम बनता है। बाकी सब में देखिए नाइट्राइल के साथ रिडक्शन कराएंगे सेम कार्बन मिलेगा, इसको भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा। बट ये जो बोला ना ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विथ ब्रोमीन इन एक्वस सोल्यूशन, तो ये जो रिएक्शन है दैट इज हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन से है। तो हाफ मैन ब्रोमाइड में क्या होता है, कोई भी आप अमाइड कंपाउंड ले लीजिए और इसका Br2 और 4 मोल NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें से जो अमाइड है उससे कार्बन ये एक गायब होगा। तो यहाँ से RNH2 एक कार्बन कम का, बाकी 2 मोल NaBr, बाकी 2 H2O और प्लस यहाँ से Na2CO3 बाहर निकलेगा। देखिए एक कार्बन कम हो गया। तो वही पूछा एक कार्बन सेम नॉट सेम नंबर, तो बाकी तीनों में सेम नंबर मिलेंगे कार्बन के, बट अमाइड साहब एक कार्बन कम कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में नहीं है बट आपको पूछ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं कॉन्सेप्ट ट्रिक बता देता हूँ। मोलैरिटी ऑफ H3PO3 सॉल्यूशन व्हेन दैट विल बी नॉर्मेलिटी। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। n फैक्टर क्या होता है उसको भी चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। n फैक्टर अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन लेंगे, और अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन लेंगे। OH माइनस जब हो तो उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, और जब H प्लस होगा तो उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना। तो अब बताइए यहाँ से क्या आंसर बनने वाला है। जो H3PO3 दिया है, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं, तो अगर आपका आंसर 3 है तो बिल्कुल गलत है। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसमें 2 H प्लस आयन आपको मिलेंगे। तो फिलहाल पहले मैं आंसर की बात कर लेता हूँ, फिर रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा है। इसमें जो नॉर्मलिटी आएगा एन फैक्टर कितना है 2, और मोलेटी मतलब इसी के टर्म में देना है, तो मतलब 2m इसका आंसर होगा, सी आंसर। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों भाई 3 हाइड्रोजन दिख रहा है बट हम 2 क्यों बोल रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर पे जाना होगा, है ना। यहाँ से फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और 2 OH और एक यहाँ से H होता है। ये जो H डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच है वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर आयनिक नेचर है, जितने OH होंगे वही, मतलब इसमें 2H प्लस होगा। हो सकता है इस बार आपको H3PO2 का पूछे, इसमें जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है सिर्फ एक ही H प्लस होता है। इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसका मतलब एक ही OH होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और H3PO4 भी आ सकता है। यहाँ पर आप तुक्का लगाएंगे 3H प्लस मिलेगा, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं तीनों जो H हैं वो OH से अटैच होते हैं, 3 OH दिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये होगा। ओके, तो इससे और ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी H2SO4 नाइट्रिक एसिड जितना H दिख रहा है वही आपको आंसर वहाँ से मिलने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, फॉर अ गिवन सोल्यूशन विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी कैसे आई के बी इंटू मोलरिटी यहाँ से फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सबका बराबर दिया है 0.1। तो खेल किस में होगा, ये जो आपको सॉल्यूट दिया है उसमें। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो फोर्थ है वो एक्वस सॉल्यूशन में है ना। इसको अगर आपने आयनाइज किया CH3 COO Na, ये टोटल कितने आयन में टूटेगा, 2 आयन में। इसको आयनाइज करोगे CH3 COO और यहाँ से Na प्लस, इसकी आई की वैल्यू हो गई 2। सबसे ज़्यादा जो होगा वो फोर्थ वाला होगा। सबसे कम हम बात करते हैं ये डाइमर वाला, मतलब ये जो सेकेंड बेचारा है वो सबसे पीछे होने वाला है। पहले यही देख लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, देखो जो जो फर्स्ट आंसर है वही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बेंजीन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर बनाता है, मतलब वहाँ पर एसोसिएशन फॉर्म होगा। इसका जो आंसर बनेगा वो ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल ही है। अगर जिस बच्चे ने एग्जाम्पल बनाया होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो ना। तो चलिए देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट का। तो आपको दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन 300 केल्विन फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 पावर -3 बार, कैलकुलेट मोलर मास, है ना। तो आपने अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पढ़ा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CR2 होता है। उसको ओपन करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इनटू यहाँ से RT होता है। आपको यहाँ से M2 फाइंड करना है ना। M2 जब फाइंड करना है तो इसको एक साइड लिख लीजिए। M2 इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W2 RT डिवाइड में पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 1.26 ग्राम, R की वैल्यू 0.083 लेंगे, है ना, ये बार में है। और इसके अलावा टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, डिवाइड में पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक 2.57 10 के पावर -3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब देते, लीटर में करेंगे 200 और डिवाइड में 1000 होगा तो ये चला जाएगा ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 61022 आएगा, है ना। ये आपका आंसर होगा ग्राम पर मोल में, बट ऑप्शन आपको डेसिमल में दिया है। तो 61.022 इंटू 10 के पावर -3, सॉरी प्लस का 3 ग्राम पर मोल लेंगे। इसका जो आंसर बन के आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बनेगा वो ए आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। ये भी करके जाइए, क्या पता है क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, कैन वी यूज आयरन कंटेनर टू स्टोर निकल सल्फेट सोल्यूशन, है ना।
ये बोला निकल सल्फेट को अगर आयरन कंटेनर में स्टोर करना है तो क्या हम कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है दोनों मेटल का। तो अगर मैं बात करूँ आयरन का, है ना, तो आयरन का और निकल में आप पहले बताइए कि इसमें हायर वैल्यू कौन है। तो हायर वैल्यू यहाँ पर है निकल का, क्योंकि माइनस लगा साइन के साथ, तो ये काम करेगा कैथोड की तरह, और जिसकी लोअर वैल्यू होता है वो काम करता है एनोड की तरह। तो जिसमें आयरन कैथोड दिया है वो आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये आंसर डिलीट हुआ और डी आंसर डिलीट हुआ। अब यहाँ पर होगा ए एंड सी में लड़ाई। यहाँ पर बोला है कि नो आयरन एनोड एंड निकल जो होगा कैथोड, ये दोनों में सही है, बट यस एंड नो का लफड़ा है। ध्यान रखिए, जिस कंटेनर में रख रहे हो, जैसे निकल सल्फेट को आयरन के कंटेनर में रख रहे हैं, जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो एनोड की तरह है, और वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो निकल सल्फेट है वो इसमें कन्वर्ट होगा, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आयरन जो है वो एनोड की तरह काम करे, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए हम इस कंटेनर में नहीं रख सकते। निकल सल्फेट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, क्योंकि आयरन का, और यहाँ से निकल सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे, ये डिस्प्लेस होके आयरन सल्फेट और निकल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं रख सकते। ओके, इसका आंसर सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्लोरीन जो लिबरेट होगा एनोड पे, और कॉपर जो होगा वो कैथोड पे, ये इसका आंसर है। इसके आंसर आपको याद रखने पड़ेंगे, एनोड पे कौन सा मिलेगा, कैथोड, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है बट उससे जाओगे थोड़ा लेंदी होगा। जैसे आप याद करके जाइए, एक्वस का कॉपर सल क्लोराइड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, तो क्लोरीन एनोड पे, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है कैसे, OH माइनस है, इसलिए एनोड पे मिलेगा। और Cu प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है H प्लस से ज़्यादा होता है, प्लस 0.34 वोल्ट होता है, इसलिए ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोलराउस लॉ आपको लगाना पड़ेगा, कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ में देखिए, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, अगर मुझे डायरेक्ट आंसर करना, देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का 390.5 होता है ना, ये याद करके जाए कभी भी एसिटिक एसिड आए। अच्छा, इसके प्लेस पे ऐसा भी दे सकता है HAC, इस तरह से सिंबल भी दे सकता है। तो एसिटिक एसिड का तो फिक्स है। अब निकालते कैसे हैं, ये एग्जाम्पल ही है टेक्स्ट बुक का। अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का निकालना है, CH3COOH का, इन दोनों सॉल्ट का यूज करके, इसको अगर मैं आयनाइज करूँ तो CH3COO माइनस और H प्लस। तो ये जो गिवन आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, इसमें जिसमें भी ये आयन आ रहे हैं उनको आपको प्लस करना है और बाकी माइनस। जैसे मान लो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड में मानो, देखिए एसिटेट आयन इसमें आएगा और H प्लस इसमें, इन दोनों को प्लस करो। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड को आपको प्लस करना है और सेकंड को माइनस कर दो, तो आपका आंसर फाइनल बन जाएगा। तो फर्स्ट कितना है 91 प्लस सेकंड, थर्ड कितना है 425.9, और माइनस क्या कर दीजिए 126.4, तो आपको 390.5 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। 16 क्वेश्चन की बात करें, विच आर फॉलोइंग रिप्रेजेंट नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें जो ये सॉल्ट ब्रिज होता है, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज होता है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड और राइट हैंड साइड में होता है कैथोड। तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पे देखिए 0.05 नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है RT डिवाइड में, देखिए N की वैल्यू कितना होगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, तो ये 2F होगा। और लॉग नहीं, यहाँ पर Ln के टर्म में दिया है ना, तो यहाँ से Ln आएगा और यहाँ से एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड में कैथोड का, तो Ag पे कितना +2 चार्ज है,
Ag के पावर पे कितना आएगा 2, है ना। इसका जो आंसर बनेगा 16 का वो होगा फर्स्ट आंसर, राइट आंसर है। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन पीसी में अगर वैल्यू दे देगा तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू आपको क्लियर है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए mg जा रहा है किसमें, mg+2 में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Ag प्लस जो है वो Ag में जा रहा है, दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमें ये जो इलेक्ट्रॉन दिया इसको बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए आप इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बैलेंस होगा। एन की वैल्यू ये क्या हुआ 2, और बाकी ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे रिएक्शन होगा, तो इसलिए Ag के पावर में 2 आ गया। और अगर मैं मान लीजिए ये ऐसा नहीं 0.05 के टर्म में नर्स्ट इक्वेशन पूछा होता तो वो भी बता दे रहा हूँ। वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में 2 हो जाता, और लॉग mg+2 और डिवाइड में Ag प्लस के पावर में 2, ये इसका नर्स्ट इक्वेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन उस पे आते हैं। 17 क्वेश्चन है व्हाट विल बी यूनिट ऑफ, ये कितनी बार ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का आ रहा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ के nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन बता बता के थक गया हूँ, मतलब आपको भी थकना चाहिए कि भाई ये कितनी बार आ रहा है, तो आप तो इसको करके ही जाना है। मोल पर लीटर पावर में 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये nth ऑर्डर का यूनिट का फॉर्मूला है। तो थर्ड ऑर्डर बोला था n की वैल्यू 3 रख दीजिए, और यहाँ से क्या बनेगा, मोल पर लीटर पावर में 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो ये जो आएगा ये वैल्यू क्या होगा, -2 हो जाएगा, और -2 को जब अंदर ले जाएंगे तो मोल के पावर में -2, लीटर में 2 होगा, और पर सेकेंड। तो थर्ड ऑर्डर का यही ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा आंसर बनेगा 17 का। 17 का जो बन रहा है आपको बी आंसर दिख रहा है, तो भाई यही यूनिट यहाँ पर है। 18 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ग्राफ प्लॉटेड लॉग आर और टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो स्लोप है आपका, कहीं भी लॉग आ जाए 2.303 आना तय है, वो भी माइनस होगा। ठीक है, तो इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो लॉग आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डिवाइड बाई 2.303 टी, और यहाँ से होता है लॉग आर नॉट, ये यहाँ से इसका ग्राफ है। इसमें ये जो वैल्यू होता है ये स्लोप होता है, एम से डिनोट करते हैं, ये जो होता है वाई एक्सिस, ये जो होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है इंटरसेप्ट। ओके, और एल एन के टर्म करें तो एल एन आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी और प्लस यहाँ से एल एन आर नॉट। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर की सारी कहानी चल रही, इसका स्लोप ये होगा, टी जो होगा एक्स एक्सिस, ये होगा सी, और ये होगा वाई एक्सिस। इसके ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ग्राफ इस तरह से आएंगे, आर और ये होगा -2.303, और यहाँ से टाइम आ जाएगा, है ना। ये आप बना के जाइए। ठीक है, इसमें फॉर्मूले वगैरह न्यूमेरिकल 4 नंबर में आते हैं, इसमें आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ के जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो 19 क्वेश्चन है 19, ये भी आप टेक्स्ट बुक में अगर केमिकल काइनेटिक्स हो उसका सिंपल सा है। तो कैसे लिखते हैं, देखिए जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन माइनस दिखाते हैं, प्रोडक्ट को प्लस में दिखाते हैं। तो अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो रेट इक्वल टू क्या होगा, -1/5, है ना, डी बी आर माइनस डिवाइड में डी टी इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस DbRO3 माइनस डिवाइड में डी टी, और इक्वल टू -1/6, ये भी आपका, और यहाँ से H प्लस और डी टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ रहा है तो 1/3 DbR2/dt इक्वल टू 1/3 DH2O, और ये चीज, ये इसका रिएक्शन हुआ, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बनेगा। तो बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो दिख रहा है आपको, सी आंसर जो दिख रहा है, तो अगर आपने ये आंसर बनाया तो बिल्कुल सही बनाया है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये रेट निकले का तरीका है। और ग्राफ अगर मैं बात कर रहा हूँ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा हमेशा, और प्रोडक्ट का क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए माइनस दिखाते हैं, इसको प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 20 क्वेश्चन का। क्वेश्चन है रेट लॉ रिएक्शन, आपको A+2B रिएक्शन दिया, फाउंड टू बी रेट आपको यहाँ पर दे रखा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो बोल रहा है डबल,
एंड कीपिंग कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा बताइए। रेट की वैल्यू क्या दिया के, और यहाँ से ए एंड बी ये आपको दे रखा है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें जो चेंजेस बोल रहा है भाई, कंसंट्रेशन भी डबल हो रहा है, ए को सेम रखिए और बी को क्या कर दीजिए आप, डबल कर दीजिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करें के ए और यहाँ से बी, और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आर के बराबर है कि नहीं, तो जो नया रेट आ रहा है वो पुराने रेट से क्या है, डबल है। इसका जो आंसर बनेगा 20 का वो बी आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। यूनिट ऑफ के इस तरह का कंसंट्रेशन टेक्स्ट बुक में भी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत होने ही नहीं चाहिए, आंसर बी बनेगा। 20 जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया, हाफ लाइफ जो दिया हुआ है ना। 21 का जो क्वेश्चन है हाफ लाइफ दे रखा है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला भाई फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, 0.693 डिवाइड में ए। तो हाफ लाइफ दिया तो पहले यहाँ से के निकाल लीजिए, तो के कितना आएगा, 0.693 डिवाइड में 6.93। तो ये आपका जो पर मिनट ये के की वैल्यू है ना। अब यहाँ बोला हाउ मच टाइम कंप्लीशन 99% ऑफ रिएक्शन, तो बताइए यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है बताइए क्या है, तो टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई फाइनल, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे 2.303, एक हमने निकाला 0.693 और ये वैल्यू ऊपर चलाएगा 6.93 है ना, और लॉग इनिशियल 100 मान लीजिए और कंप्लीशन कितना 100 माइनस 99, तो ये कितना आएगा, लॉग 10 के पावर में 2 कर सकते हो 100 को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आपका सी आंसर मिल जाएगा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस यहाँ से कैलकुलेशन करना है तो आपको सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं 22 क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड आपको दे रखा है, मतलब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी वो दे रखा है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है ना। कैलकुलेट द डिसोसिएशन डिग्री ऑफ, अल्फा कैसे निकालते हो, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में क्या होता है लिमिटिंग मोलर, ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला है। ये वैल्यू तो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ से निकालेंगे, इसका मिथेनोइक एसिड का, तो SCOOH इसका फॉर्मूला है। इसको कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी H प्लस आयन प्लस SCO डबल माइनस का, इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखा है ना, इसका इसका, तो बस प्लस कर दीजिए। तो H प्लस का कितना दिया है, H प्लस का दिया है 349.6 प्लस 54.6, इसको सम करेंगे तो 404.2 आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से बस डिवाइड कर दीजिए, 46.1 डिवाइड में 404.2, तो अल्फा की वैल्यू 0.114 आएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर बन के आएगा कौन सा आएगा बेटा, बी आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, ये हेलो एल्केन का ही क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है ये ब्यूटेन है और इसका रिएजेंट पूछा है कि भाई यहाँ से क्लोरो, दो टाइप के कार्बन है, या तो यहाँ से निकालेगा ये सेम ही मोनोक्रोमेटिक, और या तो बेस से, तो यहाँ से एक क्लोरोब्यूटेन बना रहा है, एक 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ऐसा केस सनलाइट के वजह से होगा क्योंकि यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है ना। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ए आंसर। नेक्स्ट जो 24 क्वेश्चन है ना, क्या दिया है 24 क्वेश्चन में, आपको दिया है विच मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नाम है ये प्रेजेंट नहीं होता, बाकी निकेल कॉपर एंड जिंक तीनों प्रेजेंट होते हैं। एलॉय की जब बात उठी है तो यहाँ पर 3 एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। ठीक है, ब्रॉन्ज में कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, इसमें कॉपर जिंक और निकल होते हैं ना। परसेंटेज कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको
इनका कंपोजिशन तीनों का आप याद करके जाएंगे। तो मैंने तीनों में कॉमन क्या है? कॉपर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर में तीनों में कॉमन मेटल कौन है? वो है कॉपर। ओके, 25 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल बोलते किसको भाई? जिसमें जो OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, उसी को हम एरोमेटिक बोलने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो आपको दे रखा है वो एरोमेटिक है क्या? बिल्कुल है, ये एरोमेटिक है क्योंकि OH डायरेक्टली बेंजीन से। ये वाला एरोमेटिक नहीं है क्योंकि OH जो है वो एक कार्बन, उसके बाद बेंजीन है। ये भी एरोमेटिक नहीं और ये भी एरोमेटिक है। तो A एंड D जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है। चलिए बात करते हैं 25 क्वेश्चन का। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल, है ना। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक अल्कोहल के डेफिनेशन का, इसका डेफिनेशन क्या? एरोमेटिक अल्कोहल उसको बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली, ठीक है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। अगर आप देखो B एंड जो C है, तो OH यहाँ पर है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पर भी, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, मतलब B एंड C जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है। इसका आंसर C बनेगा। ठीक है, वैसे कायदे से तो फर्स्ट एंड डी भी होना चाहिए, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जाओगे बोर्ड में तो एरोमेटिक है उसमें जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं अटैच्ड होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? C। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, है ना, इथेनॉल, अर्थोमिथाइल फिनॉल, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, अर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। यहाँ पर फिनॉल किससे लेस एसिडिक है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाए, फिनॉल आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, ये है फिनॉल। इसी को हमें देखना है कि भाई ये किससे लेस एसिडिक है। तो अगर मैं बात करूँ इथेनॉल, तो इथेनॉल CH3CH2OH होता है। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं इथेनॉल से। अर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एसिडिक नेचर फिनॉल से ज़्यादा होगा। अर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, यहाँ जो अर्थोमिथाइल फिनॉल दिया है, अर्थोमिथाइल फिनॉल में क्या है? OH होगा और CS है। अब ये ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑब्वियस सी बात है इसकी जो एसिडिक नेचर होगा वो फिनॉल से कम होगा, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा C आंसर है। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो लिगेंड से एक्सचेंज करके यहाँ पर बन रहा है, और ऐसा किस में होता है? और ऐसा होता है आयोनाइजेशन आइसोमर में, है ना। एम्बिडेंट लिगेंड का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो क्या है बताइए? CnNO2 और थायोसाइनेट। ये कहीं भी लिगेंड दिख जाए तो वो कौन सा आइसोमर शो करते हैं? लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, और हाइड्रेट में काउंटर आयन वाटर से एक्सचेंज करता है और कोऑर्डिनेशन में लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल एटम से एक्सचेंज करते हैं। ओके, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 28 क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा शो करेगा? देखिए, ये जो आपने अगर पढ़ा होगा M और यहाँ पर कोई भी डाइडेंटेड लिगेंड थ्राइस हो, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। आपने बुक में पढ़ा होगा कोबाल्ट En यहाँ से थ्राइस और +3 चार्ज, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर शो करा था। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना था, है ना। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो यहाँ से ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो वैसा लिगेंड जिसमें 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। 28 का कौन सा बनेगा भाई? C आंसर का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 क्वेश्चन को। विच कॉम्प्लेक्स आयन यूजफुल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? तो अगर आप एप्लीकेशन पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसमें ये आपको मिल जाएगा, यही कंपाउंड इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा।
देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.9 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास 4 होगा वही आंसर होगा। मैं अगर कॉपर की बात करूँ तो 3d और 4s, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें क्या होता है, s और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फाइनली 3d 9 एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, डी में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एन की वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका 1.73 होगा। कोबाल्ट की मैं बात करूँ तो कोबाल्ट का 3d7 एंड 4s2 होता है, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहीं से जाएगा और डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा है। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम +3 का तो 3d4s, इसमें एक इसमें 5 होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें एक यहाँ से 0 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 4 इसी में आएगा, तो इसी का मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 होगा, डी आंसर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है अच्छे से, कई बार पहले जो सेट है उसमें भी डिस्कस किया है। भाई एन की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, 2 आएगा 2.8, 3 आएगा 3.8, 4 आएगा 4.8 और 5 आएगा 5.8 या 4.9 या राउंड ऑफ करेंगे तो नाम बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 होता है, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, है ना। ये क्वेश्चन है कि m का मतलब है m इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, देन व्हाट वुड बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। KMnO4 का जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में जो इसका एन फैक्टर होता है अलग अलग होता है। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ जो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम है, और अगर मैं इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो 1 इसका x मान लिया, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -8 = 0, तो x की वैल्यू कितना आया +7। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है Mn का +7। तो ये तीनों मीडियम की अगर मैं बात करूं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और एक न्यूट्रल मीडियम, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर मैंने बात किया एसिडिक मीडियम में, है ना, दूसरा हम बात करेंगे बेसिक मीडियम में और तीसरा बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम में। तो इक्विवेलेंट वेट का जो निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जो भी मोलर मास है कंपाउंड का डिवाइड बाय होता है एन फैक्टर्स, ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है। तो एन फैक्टर क्या है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें जो कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो अगर आपको ये पता है कि भाई Mn जो है एसिडिक मीडियम में चेंज होता है किसमें, Mn+2 में, और बेसिक मीडियम में Mn+6 में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 में। आप देखो Mn 7 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। 7 से 6 में जा रहा है, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 7 से 4 में जा रहा है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो न्यूट्रल मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट होगा क्या होगा, मोलर मास डिवाइड में हो जाएगा 3, यही इसका फाइनल आंसर है। तो इसका जो आंसर बन रहा है कौन सा, ए आंसर बन रहा है। और अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूँ तो जो भी मोलर मास है डिवाइड बाई कितना होगा 5, है ना। और अगर ये न्यूट्रल मीडियम में, और अगर बेसिक मीडियम में बात करें तो बेसिक मीडियम में इसका जो मोलर मास डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ये बनेगा किसमें, बेसिक मीडियम में। ओके, तो K2Cr2O7 का भी थोड़ा देख लेते हैं। एसिडिक मीडियम में ये चेंज होता है Cr+3 में, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +6। तो चेंजेस कितने का आ रहा है यहाँ पर 3 का, बट क्रोमियम 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 का मल्टी हुआ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलर मास डिवाइड में 6 आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप करके जाइए, तीनों मीडियम याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। KMnO4 का एसिडिक में एन फैक्टर 5, बेसिक में 1 एंड न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर करेंगे वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज कलरलेस। तो कलरलेस का जो कॉन्सेप्ट है
है ना, कलरलेस। तो जिस का डी ऑर्बिटल में थ्री डी या डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, वो ऐसे क्या होते हैं, कंपाउंड कलरलेस होते हैं। तो आपको इसमें से ऑप्शन देखना किस में से ऐसा है, कोई भी ऑप्शन उठा ले। जैसे टाइटेनियम, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम टाइटेनियम 22। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 3d4s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑर्गन यहाँ से है ना, 18 2 20 2 22। अब इसमें PiO2 दिया है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एक्स की वैल्यू कितना आया, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन जब इसका टाइटेनियम प्लस 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, 3D में कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। 4s में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें, तो इसका मतलब कलरलेस कौन सा होगा, सी आंसर। बाकी सब क्या होंगे, कलर होंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो डी आपको वो ऑप्शन चेक करना है कि जिसमें डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 33 क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, बस इसका IUPAC नेम देके आयंस पूछा था। तो अगर मैं Fe4 है ना, Fe4 और ब्रैकेट में यहाँ से FeCN6 है और यहाँ पर 3 चार्ज, इसको आयनाइज करूँ तो आयरन जो है उस पर कितना +3 ऑक्सीडेशन से कितने हैं, 4 आयन है। और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कुछ इस तरह से आयनाइज होगा। ठीक है, और ये ऐसे कितने हैं, यहाँ पर 3 आयन और इस पर कितना आएगा, -4 चार्ज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो आयंस आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 7। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा 7 बनेगा। 34 क्वेश्चन, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिपीट किया हुआ है। मोस्ट स्टेबल, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप पहले ये देखो चारों ऑप्शन में से इस कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेड लिगेंड, जिसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, तो अगर कोई भी चिलेटिंग लिगेंड्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है। तो इसमें आप बताइए, आपको डाइडेंटेड लिगेंड्स पता है कि ये ऑक्सीलेटो है, OX से डिनोट करते हैं, ये डाइडेंटेड है। इसका आंसर क्या बनेगा, बी, है ना। अगर मान लीजिए सबके सब यूनिडेंटेड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो लिगेंड्स है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। ये भी कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा CO आता है 4, तो याद रखिए। CO के बाद आता है यहाँ पर क्या, CN, उसके बाद EN, उसके बाद आता है NH3। ये 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन का। 35 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हाट ए इन अ गिवन रिएक्शन। ए क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ से, ये जो आपको दिया वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या, जैसे मैं इसको रिएक्शन लिखा हूँ CH3 और CH, यहाँ पर चलिए CH3 मैंने इधर लिख लिया और फिर यहाँ से MgBr। तो यहाँ पर देखिए D जो होता है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और अगर मैंने इसको D2O से रिएक्शन कराया, D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर। और जैसे वाटर का रिएक्शन करते हैं वैसे ये भी आना है, D+ आएगा और OD पे माइनस। तो आप देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक होता है, ये यहीं से ब्रेक होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो D+ किसके, कार्बन के पास, और OD यहाँ पर। तो फाइनली जो बनेगा CH3CH और CH3, यहाँ पर आ जाएगा D, और प्लस साइड में यहाँ से MgOD और Br। तो यही आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा हैवी वाटर, दैट इज ए आंसर, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। 36 क्वेश्चन की बात की जाए, 36 क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्ट रिपीटली SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है मैकेनिज्म में, सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो बस आपको देखना कि इसमें कौन सा प्राइमरी था, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है वो आपका प्राइमरी अल्काइल है, ये प्राइमरी है। इसकी बात करें तो ये टर्सरी है, ये वाला जो है सेकेंडरी है, और ये भी टर्सरी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी से एक क्वेश्चन आता है, तो SN2 में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है, और इसमें जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे के आप जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो 37 क्वेश्चन है, क्या दिया है, विच रिएजेंट इज यूज टू प्रिपेयर प्योर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल।
तो अगर आपने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ा हुआ है तो 3 मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। तो पहला जो था फ्रॉम अल्कोहल, तो फ्रॉम अल्कोहल से टोटल 6 तरीके दिए हुए थे, है ना। तो 6 के मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले अल्कोहल को HCl और एनहाइड्रस Cl2 से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बनता था RCl प्लस यहाँ से H2। एक मेथड ये हो गया। दूसरे मेथड में क्या था कि अल्कोहल को, है ना, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, और प्लस HBr होता था। इसके साथ यहाँ से RBr प्लस यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, मेन यहाँ से ये RBr बनेगा। तीसरा जो था यहाँ से कि ROH को PX3 से रिएक्शन करा देते थे, ये 3 मोल लेते थे, यहाँ से RX प्लस H3PO3 बनता था, फॉस्फोरस एसिड। चौथा जो तरीका था कि अल्कोहल को अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो RCl प्लस POCl3 प्लस यहाँ से HCl बनता था। ओके, और पांचवा जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, उसमें क्या करते थे, अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से एक रिएक्शन, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ से RCl और उसके बाद HCl गैस बनता था और उसके बाद SO2 गैस। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है थायोनाइल क्लोराइड से। इसका जो आंसर बनेगा ये होगा। और एक छठा और तरीका था, उसमें ROH को X2 और रेड फॉस्फोरस के साथ करा देते, यहाँ से RX बनता था। ये हमने 6 तरीके, उसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका थायोनाइल क्लोराइड से, क्योंकि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में दोनों गैस है, आसानी से इजिली स्किप आउट हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 जो क्वेश्चन है वो इससे है भाई, वो है DDT के स्ट्रक्चर से। आपको बोला हाउ मेनी अराइल हैलाइड एंड अल्काइल क्लोराइड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ DDT। तो उसके लिए DDT का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 38 क्वेश्चन में DDT का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम बोलते हैं पैरा पैरा डाई क्लोरो, है ना, डाईफिनाइल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था, और यहाँ पे कार्बन फिर क्लोरीन यहाँ से 3 इस तरह से जुड़े होते थे। ये इसका स्ट्रक्चर है ना, पैरा पैरा डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आप खुद देखिए इसमें कितने अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड मतलब ऐसा क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होता है, ऐसा आपको 2 दिख रहा है। तो 2 यहाँ पर अराइल हैलाइड है और 3 जो है वो सिंपल कार्बन से, 3 यहाँ से अल्काइल हैलाइड है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी आंसर। ओके, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी करके जाइए। पाई बॉन्ड यहाँ से कितने दे रहा है 6 और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 29, ठीक है, और ये पेस्टिसाइड में इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो 39 क्वेश्चन है, इसमें आपको IUPAC नेम, तो नंबरिंग देखो यहाँ से करेंगे 1 2, तो 2 इथॉक्सी, है ना, 2 इथॉक्सी 2 में दिया 1 1 डाइमेथाइल, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 40 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हो रहे हैं कि जब भी हम ईथर को HI के साथ हीट करते हैं तो क्या बन रहा है। आप देखिए 2024 में, मार्च में, जून में, 23 में, हर मार्च में भी आया हुआ है। तो वो इंपॉर्टेंट एल्कोहल फिनॉल का है। इंटेक्स में एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन दिए तो जरूर बना के जाइए। यहाँ पर सीधा सा स्टेबिलिटी हम देखते हैं। ओके, चलिए 40 की बात करते हैं। बोला एक मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस। अब ये टर्सरी कार्बोकेटायन है तो ऑब्वियस सी बात है आई कहाँ पर जाएगा, आई जाएगा इस कार्बन के पास और H यहाँ पर, मतलब प्रोपेनॉल, और यहाँ से टर्ट आइडो कंपाउंड बनाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, 40 का जो आंसर बनेगा आपका कौन सा, सी आंसर। देखिए आपका फाइनल जो आंसर है इसका सी आंसर राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बना के जाइए, आपको फ्री के मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा कॉन्सेप्ट हर एक पेपर में बना हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को घटाते हैं। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बात करें तो इसमें CF3 सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद CCl3 आता है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप आता है ना। ओके, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद पीएच आदि। ये हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बात की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मिथाइल ग्रुप आते हैं, OCH3 ग्रुप आता है, इथाइल आता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये एसिडिक नेचर को घटाते हैं। अब यहाँ पर आंसर बताइए, देखिए यहाँ पर जो पैरा नाइट्रोफिनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर और पैरा पोजीशन पे OH, है ना। और फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फिनॉल आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर OH। अर्थोक्रेसॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो OH और अर्थो पोजीशन पे क्या होगा, CS। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर फिनॉल, फिर उसके बाद यहाँ से इसका जो आंसर बनने वाला है दैट इज फर्स्ट सेकेंड, मतलब इसका जो आंसर बनेगा डी आंसर राइट आंसर होगा। ओके, तो 41 का डी आंसर है। चलिए 42 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 42 में क्या दिया है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कई बार आ चुका है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, हेलोफॉर्म में जो भी कंपाउंड दिया है उसका कंडीशन है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH और यहाँ से CH3 और OH ग्रुप, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। ऐसा किस में दिख रहा है आपको, ये जो सी आंसर है 42 का सी आंसर, वो आपका देखिए मिथाइल कीटोन तो नहीं है, इसमें भी नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड में, तो ये सी ऑप्शन में देखिए आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 और उसी से OH है सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जॉन्स रिएजेंट। अब जॉन्स रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, CrO3 और H2SO4 को जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। बाकी ये जो रिएजेंट है वो इटार्ड रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पर यूज आता है। ये जो है वो क्लेमेंसन रिडक्शन से रिलेटेड है। क्लेमेंसन रिएक्शन में कार्बोनाइल से एल्केन बनाते हैं और ये जो रिएक्शन है वो आपका वुल्फ किस्नर में यूज होता था। ठीक है, तो बाकी रिएजेंट को भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्रोमिक जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, क्रोमिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रिएक्शन विल गिव सेकेंडरी अमाइन सिंगल स्टेप, सिंपल सा आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद करके जाइए, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये तो आपका अमाइन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से आपका भी अमाइन कंपाउंड देगा, यहाँ से अमोनोलिसिस रिएक्शन है, बट ये आइसोसाइनाइड से हमेशा सेकेंडरी अमाइन आपको देगा, इसको याद करके जाइए, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चन। क्या दिया है कि विच कंपाउंड गिव येलो डाई टेस्ट विद डायजोनियम सॉल्ट। येलो डाई जो टेस्ट देता था वो आपका कौन सा था, तो फिनॉल तो ऑरेंज डाई देता था। यहाँ पर आपने अगर कपलिंग रिएक्शन पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, अमाइन चैप्टर में, उसका रिएक्शन क्या था कि जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपका यही है, यहाँ पर दो रिएक्शन हुआ करते थे, है ना। पहला फिनॉल के साथ और दूसरा यहाँ से एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते थे, और प्लस यहाँ ये होता था एसिडिक मीडियम में, ये होता था बेसिक मीडियम में। यहाँ से प्रोडक्ट जो फॉर्म करता था कुछ इस तरह से, है ना। ये थ्योरी का भी पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से आता था ये फिनॉल, और ये होता था ऑरेंज डाई, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर हम एनिलीन से कराते थे, यहाँ से सेम रिएक्शन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ से ये NH2 हुआ करता था, है ना, NH2, और ये हुआ करता था येलो डाई। बट यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, क्रेसॉल ये तो होगा नहीं, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, तो फिनॉल तो होगा नहीं, क्रेसॉल होगा नहीं, रिसोर्सिनॉल अल्कोहल होगा नहीं, अर्थोटोल्यूडीन ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसके प्लेस पे आप और क्या ले सकते हो, अर्थोटोल्यूडीन, मतलब यहाँ से NH2 और यहाँ से CH3, तो ये भी चलेगा, एनिलीन का डेरिवेटिव है तो भी यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, आंसर डी बनेगा। 46 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया, वाई नाइट्रेशन एनिलीन गिव मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट। तो सिंपल सा रीजन है क्योंकि NH2 जब एसिडिक मीडियम में कराते हैं
तो एनिलीनियम आयन बनाया था जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। इसका अगर रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है कि एनिलीन जो है NH2 ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट अगर हम एसिडिक मीडियम में जब कराते हैं तो यहाँ से ये रिएक्ट होके एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए यहाँ से अर्थो मेटा और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। और अर्थो वाला जो प्रोडक्ट मिलता है कितना बनता है, मेटा वाला कौन सा बनता है, पैरा। ठीक है, तो ये भी है। तो मेटा वाला कितना बनता है, 47%, है ना। इसका 2% और इसका जो बनता है 51% बनता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद करके जाएंगे कौन सा कितना परसेंट यहाँ से फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चा? इसका आंसर क्या बनेगा? सी आंसर इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन में क्या दिया है, एनिलीन को ब्रोमिनेशन एक्वस मीडियम में करा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एनिलीन जो होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक्वस मीडियम मतलब ब्रोमीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो इससे यहाँ से अर्थो एंड पैरा सारा प्रोडक्ट इससे कन्वर्ट हो जाएगा। और पैरा के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होता है, पायरिडीन और एसिटिक एनहाइड्राइड से करा तब आपको पैरा प्रोडक्ट मिलता है, वो 3 नंबर में पूछता है, उसको थोड़ा ध्यान रख के जाएंगे आप। 48 क्वेश्चन विच आर फॉलोइंग नॉन रिड्यूसर, बताइए कितनी बार आया सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं होते हैं। और बाकी ग्लूकोज, लैक्टोज एंड माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं, दैट्स वाई इनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 49 क्वेश्चन। बोला है कि विच आर फॉलोइंग एनोमर्स पेयर। अगर मैं बात करूं एनोमर्स का, एनोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो, बट जो OH ग्रुप की पोजीशन हो वो क्या हो, रिलेटिव पोजीशन हो, कि वो क्या होता है, डिफरेंट होता है फर्स्ट कार्बन पे इन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसका जो बनेगा, है ना, 49 का जो बी आंसर है, बी आंसर को देखो, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, ये एनोमरिक कार्बन यहाँ से फॉर्म होगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे फिशर स्ट्रक्चर, तब वहां से क्लियर होगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ 50 का लास्ट जो क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग विटामिन एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी को बोलते हैं, इससे स्कर्वी डिजीज होता है ना। ठीक है, और इस यही इकलौता एसिड है। तो बाकी विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आने वाले एग्जाम में। तो विटामिन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, है ना। फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं बट वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इसका कौन से विटामिन है, कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं फैट स्टोरिंग भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं वाटर सोल्यूबल विटामिन का, तो वाटर में बी एंड सी जो विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब बी के अंदर B1, B2, B6 एंड B12 भी होता है ना। तो इसमें जो बाकी वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी में डाइट के थ्रू रेगुलर लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट B12 ये बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है बॉडी में स्टोर होता है, तो B12 इसका आंसर है ना। बाकी थोड़ा सा विटामिन के केमिकल नेम भी दिए हुए हैं, है ना। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, ये इतने विटामिन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं विटामिन B1 का बात करूं तो इसका ट्रिक है केमिकल नेम का TRP। टी का मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, थाइमाइन भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है थाइमाइन। और B2 जो होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसको बोलते हैं क्या, पायरोडॉक्सिन,
ठीक है, पायरिडॉक्सिन ऐसा नाम होता है। तो ट्रिक क्या है, TRP से आप याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में नाम तो लिखा रहेगा तो वहाँ से आप कैच कर लेंगे। इसको तो स्कॉर्बिक एसिड बोल ही रहे, तो इतने का केमिकल नेम भी दिया हुआ है ना। तो एटलीस्ट 4 का तो आप याद करके जाएंगे। विटामिन के की डिफिशियंसी से डिजीज कौन सा होता है, थोड़ा सा इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, क्लॉटिंग टाइम ये बढ़ा देता है विटामिन के की कमी से। विटामिन से RBC क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो होता है उससे स्कर्वी डिजीज होता है। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो बोन सॉफ्टेनिंग से डिजीज है। बाकी ये से जेरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कार्निया, आँख की जितनी भी बीमारी हो विटामिन ए की कमी से होता है। B1 से बेरी बेरी डिजीज होता है ना, क्लियर है। इसी तरह से B2, B6 और B12 के जो डिजीज हैं वो भी आप करके जाएंगे, तो क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन MCQ फिक्स है, आना तय है, ठीक है। तो ये हमने पेपर सेट 2 के पूरे सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया, और इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट में। थैंक यू।